Assalamu alaikum. Today in this video we are going to talk about the conventional asymmetry between India and Pakistan. You know कि साउथ एशिया रीजन की स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी के बारे में अक्सर बात की जाती है एंड ओवर द टाइम हम ये बात विटनेस कर रहे हैं कि इस रीजन की स्टेबिलिटी अंडरमाइन हो रही है बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग कन्वेंशनल एसिमेट्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पिछली सेंचुरी में हमने ये देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच 3 वॉर्स हुई, लेकिन एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी हमने ये देखा कि इंडिया मिलिटरीली इतना ग्रो कर रहा है कि इट इज़ थ्रेटनिंग पाकिस्तान्स सिक्योरिटी एंड दिस इज़ द रीज़न कि जिसकी वजह से इस रीजन में जो स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी है वो हमें कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम इंडिया की बात करें तो वी नो कि एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी इंडिया ने अपनी मिलिट्री बिल्डअप पे काम करना शुरू किया है, ठीक है। अदर दैन दैट वी हैव सीन अ ट्रायड ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, यानी कि इंडिया अपनी स्ट्रेंथ को इस तरह मैक्सिमाइज़ कर रहा है कि वो एयर एंड वाटर और लैंड से न्यूक्लियर वेपन्स को इजीली लॉन्च कर सके। सो दैट इज़ द ट्रायड ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस। ऑल्सो वी हैव सीन कि रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बाय किया गया इंडिया की तरफ से फ्रॉम रशिया। ऑल्सो दे हैव बीन इन्वॉल्व इन दी परचेज ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। और मिसाइल्स की बात करें तो उनमें सबसे जो एडवांस्ड हैं दोज आर दी हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स, जो कि इंडिया एक्वायर कर चुका है और मज़ीद एक्वायर करने की कोशिश में है। इससे पहले हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियर पॉलिसी है इंडिया की, दैट वाज नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, लेकिन पिछले 3 सालों में हमने इंडिया को का स्टांस बदलते हुए देखा है ओवर दी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। यानी कि हमें इनडायरेक्टली ये बात जताई गई है कि इंडिया में कंसीडर फर्स्ट स्ट्राइक, न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक, जो कि मज़ीद इस रीजन को डिस्टेबलाइज़ कर रही है और पाकिस्तान के कंसर्न्स को बढ़ा रही है। वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया इज़ अ हॉस्टाइल नेबर ऑफ पाकिस्तान। सो अब हम ये देखते हैं कि इंडिया क्या कुछ कर रहा है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में एंड हाउ दैट इज़ थ्रेटनिंग पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड ऑल्सो अंडरमाइन दी स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन साउथ एशियन रीजन। अब अगर हम ये रिपोर्ट देखें पब्लिश्ड बाय दी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इस बात में क्लियरली हमें ये मेंशन किया गया है कि द एनुअल वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग हैज़ सरपास्ड 2.5 ट्रिलियन US डॉलर्स इन 2021 और इंडिया जो है इज़ द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड, जो कि स्पेंड करता है ऑलमोस्ट 76.6 बिलियन US डॉलर्स एंड इट स्टैंड्स थर्ड आफ्टर US एंड चाइना। यानी US और चाइना के बाद इंडिया सबसे ज़्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग करता है, जो कि ऑब्वियसली ये बजट इन्वेस्ट किया गया है इन द बिल्डिंग ऑफ इंडियन कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़, डेवलपिंग मिसाइल एंड एक्वायरिंग मिसाइल सिस्टम्स एंड ऑल्सो इन डेवलपिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़। और इस तमाम में US इज़ हेल्पिंग इंडिया अलॉट, क्योंकि इंडिया काफ़ी सारे अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स से ले रहा है, लाइक एयरक्राफ्ट, लाइक हेलीकॉप्टर्स एंड मिसाइल्स। अगर हम देखें तो इंडिया इज़ एक्वायरिंग P-81 Poseidon long-range maritime patrol aircraft and the C-130J transport aircraft and 30 MQ-9 Predator B drones worth 3 billion US dollars। इसके साथ हमने ये देखा कि US ने इंडिया के साथ 155 मिलियन US डॉलर्स की डील के लिए भी अप्रूवल दिया, जिसके तहत इंडिया को सेल किए जाएंगे 10 AGM-84L हार्पून ब्लॉक 2 एयर लॉन्च्ड मिसाइल्स एंड 16 MK-54 टॉर्पीडोज़। इसके अलावा US की काफ़ी सारी कंपनीज़ भी बिड करी हैं फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 15 बिलियन US डॉलर्स, जिसके तहत इंडिया को सप्लाई किए जाएंगे 114 कॉम्बैट एयरप्लेन्स फॉर द एयर फोर्स। दैट विल ऑब्वियसली एड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू द एयर फोर्स ऑफ इंडिया। वेपन्स के हवाले से इंडिया का एक बहुत बड़ा मेजर पार्टनर रशिया भी है एंड इंडिया इज़ ऑल्सो बाइंग 14.5 बिलियन US डॉलर्स वर्थ ऑफ वेपन्स फ्रॉम रशिया ऑल्सो।
रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा उसके बड़े वेपन्स के हवाले से मेजर पार्टनर्स हैं फ्रांस एंड इसराइल। सो बेसिकली नाउ इंडिया अब इस कोशिश में है, इंडिया इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंड अराउंड 130 बिलियन यूएस डॉलर्स ऑन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स मिलिट्री, जो कि टारगेटेड है कि अगले 5 से 6 सालों में अचीव की जाए। और इस मॉडर्नाइजेशन के प्लान के तहत इंडिया इज़ सेट टू एक्वायर फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, सबमरीन्स एंड वॉरशिप्स। और इंडिया चाहता है कि वो अपनी एयरफोर्स को और नेवी को और इंडियन आर्मी को इक्विप करे विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ एंड एडवांस्ड वेपन्स, जो कि ऑब्वियसली वो एक्वायर करेगा विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया एंड फ्रांस एंड ऑल्सो इसराइल। एंड दिस ऑल हैज़ एडेड टू द कंसर्न्स ऑफ पाकिस्तान and it further leads to instability in South Asia. That's because of the growing conventional asymmetry between these two rival nations. अब इस हवाले से हम मज़ीद इंडिया के न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, न्यूक्लियर आर्सनल के बारे में बात करें तो हमें ये बात पता चलती है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये एस्टिमेशन है कि करंटली इंडिया के पास 160 वॉरहेड्स मौजूद हैं। और साथ ही इंडिया इस काबिल है या फिर हम कह सकते हैं कि इंडिया हैज़ लैंड बेस्ड, एयर बेस्ड एंड सी बेस्ड न्यूक्लियर लॉन्च कैपेबिलिटीज़। और करंटली इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि सबमरीन बेस्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ऑपरेशनलाइज करे। सो करंटली इट्स वर्किंग ऑन दैट एरिया। इसके अलावा देयर आर प्लान्स कि इंडिया अपनी 4 से 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स इंस्टॉल करे इन द सी, जो कि ये एक प्लान है अकम्प्लिश करना है इंडिया को इन दी नेक्स्ट डेकेड। लेकिन फ़िलहाल इंडिया के पास सिर्फ 2 न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन्स मौजूद हैं जो कि ऑपरेशनल भी हैं सिंस 2017। एंड वी नो कि इंडिया तेज़ी से अपनी इन न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को मॉडर्नाइज़ कर रहा है और अपनी जो न्यूक्लियर स्ट्रेटजी है उसका फोकस पाकिस्तान से हटाकर चाइना की तरफ कर रहा है, बिकॉज़ नाउ चाइना इज़ अ बिगर थ्रेट टू इंडिया। और शायद यही वजह है कि जिस बिना पर हमने पिछले 3 साल में इंडियन ऑफिशियल्स को, उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र्स को ये कहते हुए सुना है कि इंडिया माइट कंसीडर फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी एंड अबंडन दी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। इसके अलावा हम इंडिया की न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स के बारे में बात करें तो करंटली इंडिया के पास रेंज ऑफ न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स मौजूद हैं दैट आर पार्ट ऑफ द नेवल न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़, जिसमें इंक्लूडेड है K-15 एंड K-4 मिसाइल्स, धनुष एंड ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। एंड यू नो कि करंटली इंडिया ने पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल भी लॉन्च किया था, जिसके बारे में दे क्लेम्ड कि इट वाज एक्सीडेंटल और इट वाज ह्यूमन एरर एंड इट वाज नॉट इंटेंशनल। मज़ीद हम देखें कि हाउ यूनाइटेड स्टेट्स इज़ हेल्पिंग इंडिया, तो हमें ये बात पता चलती है कि यूएस ने भी एक डील अप्रूव की है दैट इज़ वर्थ 2.6 बिलियन यूएस डॉलर्स, जिसके तहत इंडिया को सेल किए जाएंगे 24 एंटी सबमरीन MH-60 हेलीकॉप्टर्स। सो बेसिकली दिस इज़ द रीज़न कि जो न्यूक्लियर आर्म्स रेस है वो इस रीजन में हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, especially because of the competition between 3 major nuclear powers in this region, that is India, Pakistan and China. और इंडिया की यही बढ़ती हुई न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं that are forcing Pakistan to also develop its sea-based nuclear capabilities. अब अगर हम बात करें हाईली एडवांस्ड मिसाइल्स की, दैट इज़ दी हाइपरसोनिक मिसाइल्स, तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और इनका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है कि फ़्लाइट के दौरान इनको कंट्रोल किया जा सकता है, इनकी डायरेक्शन कंट्रोल की जा सकती है। यू कैन मनूवर दीज ड्यूरिंग फ़्लाइट। और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, मोर देन मैक, यानी मैक जो है यू कैन से इट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। तो मोस्टली हमारे जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं इनकी स्पीड साउंड की स्पीड से कहीं ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियसली इनकी इतनी ज़्यादा स्पीड की वजह से इनको ट्रैक करना और इनको स्पेस में डिस्ट्रॉय करना इज़ क्वाइट अ डिफ़िकल्ट टास्क। और करंटली इंडिया भी अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स डेवलप कर रहा है अलॉन्ग विद रशिया, विद द हेल्प ऑफ रशिया। और इंडिया ने टेस्ट किया हाई स्पीड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल इन सितंबर 2020,
और इसकी स्पीड थी तकरीबन मैक 6। दैट मीन्स दिस स्पीड इज़ 6 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। इसके हवाले से इम्पॉर्टेंट और बात यह है कि इंडिया रशिया के साथ काम कर रहा है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 with Mach 6 speed using hypersonic scramjet technology. So basically क्योंकि ये एक joint venture है तो it will enable India to be able to develop hypersonic missiles in the next 5 years. अब इस एडवांसमेंट को देखते हुए आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि how it is destabilizing the stability in the South Asian region and especially the nuclear deterrence in the South Asia. अब यहाँ पर इंस्टेबिलिटी की वजह ये है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स के इस्तेमाल से ये होगा कि न्यूक्लियर थ्रेट मज़ीद बढ़ेगा और ये इंडिया को इस काबिल बना सकता है कि वो फ़र्स्ट स्ट्राइक करे, क्योंकि इन तमाम सिस्टम्स की वजह से इंडिया ये कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो एडवर्सरी के अगेंस्ट, अपने राइवल स्टेट के अगेंस्ट स्ट्राइक भी करे, फ़र्स्ट स्ट्राइक भी करे और साथ ही जो रिटेलिएशन हो उसको भी एब्जॉर्ब करे बाय मींस ऑफ द डिफेंस सिस्टम्स, मेनली द मिसाइल डिफेंस सिस्टम। सो इस तरह पाकिस्तान के लिए जो एक न्यूक्लियर थ्रेट है इंडिया की जानिब से वो मज़ीद बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हम इंडिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें तो हम ये जानते हैं कि 2021 में इंडिया ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्वायर किया, एक डील साइन हुई रशिया और इंडिया के बीच, जिसके तहत रशिया की जानिब से इंडिया को 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स फराहम किए जाएंगे और इस डील की कॉस्ट है $5.5 बिलियन और ये साइन की गई थी दोनों कंट्रीज़ के बीच इन 2018। और अब यहाँ पर आप S-400 डिफेंस सिस्टम की खासियत ये पढ़ सकते हैं कि S-400 हैज़ 8 व्हीकल माउंटेड लॉन्चर्स each with 4 tubes with the ability to engage over 80 targets simultaneously. So you can see here कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है और आप कह सकते हैं कि दुनिया में अगर सबसे मज़बूत कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम अभी तक मौजूद है तो दैट इज़ S-400। और इन S-400 का फ़र्स्ट बैच इंडिया को पहुंचा दिया गया था इन दिसंबर 2021 and obviously it is stationed at an Indian Air Force base in Punjab, जबकि इसकी जो सेकंड डिलीवरी है दैट वाज इन अप्रैल 2022। सो अभी तक इन डिफेंस सिस्टम की 2 डिलीवरीज़ कर दी गई हैं इंडिया को और जो मज़ीद रिमेनिंग डिलीवरीज़ हैं वो की जाएंगी बाय 2023। और अब यहाँ पर ये बात जानना ज़रूरी है कि इंडिया और रशिया के बीच इस S-400 को एक्वायर करने वाली जो डील साइन की गई थी इट वाज डिसअप्रूव्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। सो इंडिया के ऊपर ये प्रेशर था कि वो रशिया के साथ इस डील को कैंसिल करे और S-400 एक्वायर ना करे, क्योंकि जो भी कंट्री इस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्वायर करने की, प्रोक्योर करने की कोशिश करता है तो उस पर यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शंस लगा देता है, जैसा कि हमने तुर्की के मामले में देखा कि जब तुर्की ने रशिया के साथ S-400 एक्वायर करने के लिए डील साइन की तो यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से तुर्की पर सैंक्शंस लगाए गए, लेकिन ये सैंक्शंस वेव कर दिए गए इन केस ऑफ इंडिया। सो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स जो है अपने काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत उन स्टेट्स पर सैंक्शंस लगाता है जो कि रशिया के साथ डिफेंस डील्स साइन करते हैं। ऑलराइट, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया विदस्टूड दिस प्रेशर और फाइनली उसने अब एक्वायर कर लिए हैं और 2 डिलीवरीज़ मुकम्मल हैं, बाकी की डिलीवरीज़ बाय 2023 कंप्लीट कर ली जाएंगी एंड दिस हैज़ इनेबल्ड इंडिया टू इंटरसेप्ट इनकमिंग मिसाइल्स। यानी कि अब इंडिया के पास ये मौजूद है एबिलिटी कि अगर कोई भी मिसाइल उसकी टेरिटरी की जानिब फायर किया जाता है तो S-400 उन मिसाइल्स को हवा में ही तबाह कर सकता है। सो इट हैज़ द एडवांस्ड कैपेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्टिंग इनकमिंग मिसाइल्स और ये पाकिस्तान के लिए और इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। वो इसलिए क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है पाकिस्तान की न्यूक्लियर डेटरेंस पर। तो एक तरह से
जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर डेटरेंस है अगेंस्ट इंडिया उसको वीक करता है। वो इसलिए क्योंकि ये इंडिया को एक तरह से मजबूती फराहम करता है ये सिस्टम, और इसको ये एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि वो एडवर्सरी के अगेंस्ट, अपने राइवल स्टेट के अगेंस्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सके विदाउट बीइंग अफेक्टेड। ये कि अगर इंडिया अपने एडवर्सरी के अगेंस्ट एक न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है तो ऑब्वियसली रिटेलिएशन आएगी। तो रिटेलिएशन में भी जो मिसाइल फायर किया जाएगा तो उसको अब इंटरसेप्ट करने की, उसको रोकने की सलाहियत इंडिया के पास अब मौजूद है, विच इज़ ऑब्वियसली द मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो इस तरह ऑब्वियसली ना सिर्फ साउथ एशिया रीजन के सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ते हैं, बल्कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसको भी मज़ीद ख़तरात लाहक होते हैं। और इसमें मज़ीद एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये है कि पहले तो इंडिया वाज वेरी क्लियर इन इट्स न्यूक्लियर स्ट्रेटजी कि इट हैज़ अडॉप्टेड नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। यानी इंडिया ने ये तय किया हुआ था कि ये कभी भी पहले न्यूक्लियर वेपन्स को, न्यूक्लियर आर्सेनल को इस्तेमाल नहीं करेगा अगेंस्ट दी राइवल स्टेट। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमें ये स्टांस चेंज होता हुआ नज़र आया है, और ये इंडियन ऑफिशियल्स की जानिब से कहा जा चुका है कि दे माइट रिकन्सिडर नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। मतलब कि एक तरह से दे हैव चेंज देयर न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी फ्रॉम नो फर्स्ट यूज़ टू फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी, एंड इंडिया में अबंडन द नो फर्स्ट यूज़। और इसके अलावा इंडिया जो ख़ास तौर पर इन्वेस्ट कर रहा है इन द प्रिसीशन स्ट्राइक वेपनरी लाइक हाइपरसोनिक मिसाइल्स एंड द यूज़ ऑफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, तो ये इंडिया की मज़ीद मदद करते हैं अपनी फ़र्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी को ऑपरेशनलाइज करने में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ दिस ऑल इज़ एक्चुअली थ्रेटनिंग पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड ऑफ कोर्स ऑगमेंटिंग पाकिस्तान्स थ्रेट परसेप्शंस। अब अगर हम मज़ीद देखें कि इस रीजन में इंडिया की स्ट्रेंथ क्यों बढ़ती जा रही है, तो उसके पीछे एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इंडो यूएस अलायंस। हमने देखा है कि पिछले टू डेकेड्स में काफ़ी ज़्यादा ये अलायंस स्ट्रॉन्ग हुआ है। इनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको एज अ काउंटरवेट समझा जाता है अगेंस्ट दी राइज ऑफ चाइना। तो इस अलायंस के तहत इंडिया को यूएस की जानिब से ना ही सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट और एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जा रही है, बल्कि दोनों कंट्रीज़ के बीच काफ़ी ज़्यादा हाईली सिग्निफिकेंट मिलिट्री कॉपरेशन के एग्रीमेंट्स भी साइन किए गए हैं, जैसा कि 2016 लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, इट वाज साइंड इन 2016। उसके बाद दूसरा है कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जो कि 2018 में साइन किया गया, एंड देन देयर इज़ बीका बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, जो कि साइन किया गया बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इन 2020। और अगर इस साल की बात करें तो जो रिसेंट 2+2 एक्सचेंज हुआ बिटवीन यूएस एंड इंडिया, तो उसमें दोनों साइड्स की तरफ से ये एक इंटेंशन जाहिर किया गया टू बिल्ड एडवांस्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस पार्टनरशिप, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया की मिलिट्रीज़ आपस में मिलके कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे अक्रॉस वेरियस डोमेन्स इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस एंड साइबर एंड सो ऑन। ये जो इवेंट्स हैं, ये जो भी रीजंस हैं इसके बिहाइंड, ये तमाम पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो आर्म्स रेस हैं मज़ीद बढ़ा रहे हैं, एंड दिस इज़ ऑब्वियसली कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स इंस्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। अब वैसे इस इंडो यूएस अलायंस का मेजर मकसद तो यही है कि इंडिया को स्ट्रेंथन किया जाए अगेंस्ट चाइना, एंड ऑल्सो टू मेक इंडिया अ डोमिनेंट पावर इन द इंडियन ओशन। और यही है कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, जो कि ऑब्जेक्टिव है ऑफ द क्वाड अलायंस। यू नो कि क्वाड 4 कंट्रीज़ की एक अलायंस है, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड जापान, और इनका मकसद है टू इंश्योर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। इस तरह की मिलिट्री कॉपरेशंस, डिफेंस एग्रीमेंट्स और इस तरह की अलायंसेस इंडिया को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करी हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, एंड इट इज़ ऑब्वियसली अगैन डायरेक्टली इम्पैक्टिंग पाकिस्तान सिक्योरिटी। और जहाँ पर इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि वो एक रीजनल डोमिनेंट पावर बने और एक ग्लोबल पावर का स्टेटस हासिल करे, तो वहाँ पर पाकिस्तान इज़ ग्रोइंग
कन्वेंशनल एसिमेट्री की वजह से इट इज़ स्ट्रगलिंग टू इंश्योर इट्स सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। लेकिन अगर इस तरह इंडिया अपना मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाता जाता है, मज़ीद वेपन्स एक्वायर करता जाता है और अपना कन्वेंशनल और न्यूक्लियर बिल्डअप को इसी पेस से कंटिन्यू रखता है, तो ऑफ कोर्स इसका नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान विल बी फोर्स टू ज्वाइन द रेस, क्योंकि ये ज़रूरी होगा पाकिस्तान के लिए इस रीजन में अपने आप को सिक्योर करना और टू अटेन दी क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस से आप ये समझ सकते हैं, आपके पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो कि आपका एडवर्सरी आप पर अटैक करने से पहले 100 बार सोचे। ठीक है, तो पाकिस्तान को ऑब्वियसली मज़ीद अपनी मिलिट्री बजट को बढ़ाना होगा, डिफेंस में मज़ीद इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि इस रीजन में पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट मेंटेन करे क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, बिकॉज़ यही पाकिस्तान की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है। अब दो कंट्रीज़ के बीच में इस आर्म्स कंपटीशन का सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि इस रीजन में कॉन्स्टेंटली अनरेस्ट रहेगा, इंस्टेबिलिटी रहेगी, ऑलराइट। एंड जो तमाम स्टेट्स हैं एक दूसरे के साथ आर्म्स में कम्पीट ही करती रहेंगी, दे विल नॉट be able to focus on human development. So as a result काफ़ी decades तक ये जो region है एक conflict वाला region रह सकता है, यानी जहाँ पर constant एक threat हो conflict का. So you can see how this is undermining peace and stability in South Asia. सो अब बात ये है कि साउथ एशिया के रीजन में पीस कायम करने के लिए, स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए और इस आर्म्स रेस को यहीं पर ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि इस रीजन के दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान, इनकी हॉस्टिलिटी को ख़त्म किया जाए या एटलीस्ट कम करने की कोशिश की जाए। एंड सबसे पहली बात तो ये है कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच जो रूट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है दैट इज़ कश्मीर इशू। सो यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इफ़ेक्टिवली अपना रोल प्ले करना चाहिए ताकि अच्छे से इस कश्मीर इशू को पीसफुली रिजॉल्व कर लिया जाए और इस जो हॉस्टिलिटी है लॉन्ग लास्टिंग, इसको एंड किया जाए, इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि साउथ एशिया रीजन इज़ वन ऑफ द पूरेस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर हमें सब मिलता है, लाइक पावर्टी, हंगर, हेल्थ इश्यूज़, लैक ऑफ एजुकेशन, वाटर इनसिक्योरिटी एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड लीस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, environmental issues, and also you know कि ये वाले जो countries हैं these are most vulnerable to the climate change calamities. So यहाँ पर तमाम countries को मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से हटकर जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जाए, उस पर तवज्जो दी जाए और मिलकर काम किया जाए। क्योंकि ऑब्वियसली जब कंट्रीज़ डिफेंस में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और इतना ज़्यादा बजट अपना डिफेंस पे एलोकेट करते हैं, वेपन्स एक्वायर करने में इस्तेमाल करते हैं, तो ऑब्वियसली जो ह्यूमन डेवलपमेंट के एरियाज़ हैं वो काफ़ी हद तक नेगलेक्ट हो जाते हैं, ऑलराइट। तो आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों कंट्रीज़ में मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन यू नो कि दे आर डिप्राइव्ड ऑफ दी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, वो बेसिक नेसेसिटीज़ से महरूम हैं। तो बेहतर यही है कि तमाम इश्यूज़ को पीसफुली रिज़ॉल्व किया जाए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाएं ताकि इस हॉस्टिलिटी के इम्पेक्ट को काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ किया जा सके। सो बेहतर यही है कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के एरिया पे काम करना चाहिए और ह्यूमन डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करके अपने लोगों को सेफ़ एंड सिक्योर करना चाहिए एंड ऑल्सो प्रोवाइड दैम विद द बेसिक लाइफ नेसेसिटीज़। और वैसे भी जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो हमें अचीव करने हैं बाय 2030, उनको हम अचीव करने से काफ़ी दूर हैं। सो इफ़ वी वांट टू अचीव those goals in time, so we better focus on alleviating poverty and eliminating hunger, providing education and ensuring gender equality and equity, and also provide people with the best health facilities, work on the water security and provide people with the resources, and also make concerted efforts to avoid any climate crisis. all right, so ये वक्त है कि ये countries इस बात को realize कर लें and together they should make efforts to ensure
peace and stability in South Asia. And this should be the end goal of all the nations in the South Asian region. All right. So now you know, okay, in this video we talked about the conventional disparity, or you can say the growing conventional asymmetry between India and Pakistan, and how that destabilizes the region of South Asia. I hope you find this video helpful. So if you found it helpful, so please like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.